So hi students, welcome back. Today we are going to start with our next chapter. Last class में हमने organization of data पढ़ा था, जिसमें हमने majorly various type of series पढ़ी थी. हमने individual series की बात करी, discrete series की बात करी और continuous series की बात करी. उसी से related हमने कुछ practical sums करे थे और मैंने आपको आपकी NCERT के back question के practical sums करने के लिए homework में दिए थे and उसके साथ आपको answers भी provide कर दिए थे ताकि आप उसको tally कर सको. तो आज की क्लास में हम बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे. अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को मैंने ओवरऑल चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. पहला पार्ट हम पढ़ेंगे टैब्यूलेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को कैसे हम टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं और हम कौन सा मेथड यूज करेंगे. सेकेंड मैंने उसको करा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, कि टेबल्स हम डेटा को किन किन डायग्राम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं. और थर्ड हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम ग्राफ पे पूरे डेटा को दिखाएंगे. तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज अ चैप्टर आपका 3 पार्ट्स में कवर होगा. फर्स्ट इज टैब्यूलेशन, द सेकंड इज डायग्रामेटिक एंड द थर्ड इज ग्राफिकल. तो आज की क्लास में हम टैब्यूलेशन ऑफ डेटा से स्टार्ट करते हैं. सो टैब्यूलेशन ऑफ डेटा में मैंने कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. पहले हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ली है कि डेटा को टैब्यूलेट करने का मतलब क्या होता है और उसकी प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है. फिर उसके बाद मैंने एक रिक्विजिट्स ऑफ गुड टेबल डिस्कस करे कि आपका एक अच्छा टेबल किसे कहा जाता है, कि आपको डेटा को किस तरीके से एक टेबल में प्रेजेंट करना होगा कि वो व्यूअर को बहुत क्लियरली समझ में आ जाए. और फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ टेबल, जहाँ पे हम एक डायग्राम से ही देखेंगे कि टेबल के कौन से पार्ट्स होते हैं. फिर टाइप्स ऑफ टेबल और फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल, कि हम प्रैक्टिकल को एक पूरे चार्ट में कन्वर्ट करके उसका टेबल बनाएंगे. तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. So previously we had discussed the method of collection of data and the organization of data. अभी तक हमने डेटा के पहले 2 स्टेप्स करे, दैट इज उसका कलेक्शन एंड उसका ऑर्गेनाइजेशन. अब जब डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया हमारे प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज से, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर लिया हमने हमारी सीरीज फॉर्म में, एंड देन उसके बाद हमें ये डेटा को प्रेजेंट करना है ताकि जो यूजर है उसको ये डेटा बहुत इजीली कंसीव हो. So now we shall study the presentation of data. So there are 3 methods used for the presentation of data. The first one being the tabular method, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मेजरली. The second one being the diagrammatic and the third one being the graphical. ये दोनों मेथड्स हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. अब हम एक टर्म पढ़ते हैं, textual presentation of data. So the data can be presented through the text presentation, meaning when the data is presented in the form of text. When your data is presented in the form of text, it is known as the textual presentation. So it is more suitable when the quantity of data is not too large. जब आपका डेटा बहुत ही ह्यूमंगस नहीं होगा तब आप टेक्सचुअल फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा है तो आपको टेक्सचुअल फॉर्म यूज करने में डिफिकल्टी होएगी. उसके बाद एग्जाम्पल टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ डेटा का हमारा क्या होता है. So in 2015, out of the 2000 applicants in a college, 1200 were commerce backgrounds. The number of girls was 750, out of which 330 were from the science stream. So इसमें हमने क्या किया कि हमारा जो भी डेटा कलेक्टेड था, इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम और अ टेबल और एनी अदर फॉर्म, हमने पूरे के पूरे डेटा को एक टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा डेटा जो था, जो हमारी ये ऑब्जर्वेशन थी, ये बहुत ही कंसाइज ऑब्जर्वेशन थी. ये उतनी लार्ज नहीं थी कि हमें इसको टेबल की फॉर्म में देना पड़े या फिर हम इसको चार्ट की फॉर्म में शो कर सकते. तो इसीलिए हमने इसको टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि हमारे 2000 एप्लीकेंट्स थे, उसमें से हमारे 1200 जो थे कॉमर्स बैकग्राउंड थे, और इस 1200 में भी द नंबर ऑफ गर्ल्स वाज 750, आउट ऑफ विच द 330 वर फ्रॉम द science stream. So in 2016, the total number of applicants were 3500, of which 2200 were boys. The number of students from the science stream was 1100, of which 610 were गर्ल्स. तो जब आपका डेटा इतना ही कंसाइज हो, छोटा हो, देर इज नॉट मच नीड टू प्रेजेंट द डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्म और अ डायग्रामेटिक फॉर्म, तो आपका डेटा
टेक्सचुअल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। प्रेजेंटेशन का हमेशा मतलब नहीं होता कि आप टेबल में करें या ग्राफ में करें या डायग्राम में करें। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि डेटा को आप किस तरीके से यूजर को दिखाएंगे, किस तरीके से उसको समझाएंगे ताकि वो डेटा को बहुत अच्छे से समझ पाए, उसका एनालिसिस कर पाए और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले पाए। सो टेक्सचुअल फॉर्म इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन जिसमें पूरा का पूरा डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। बट इसकी लिमिटेशन क्या है? So one has to go through the complete text for the comprehension. The given text will be more clear when presented in the form of tabulation. कि अब इसकी लिमिटेशन क्या हो गई कि मुझे ये पूरा का पूरा ना रीड आउट करना पड़ा। अगर यही मुझे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिया होता कि सपोज जैसे कि हमारे पास 1200 एप्लीकेंट्स आए, नहीं हमारे पास 2000 एप्लीकेशंस आए जिनमें से 1200 वर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, out of which seven of girls was 750 गर्ल्स जो थी वो 750 थी, तो बॉयज कितने हो गए? इसका बैलेंस यानी 450। उसके बाद गर्ल्स जो थी उसमें से 330 जो थी वो साइंस बैकग्राउंड से थी और जो अदर्स होंगी आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा वो बाकी बैकग्राउंड से होगी। सो अगर डेटा मुझे ऐसी फॉर्म में दिया होता तो मैं बहुत सिंपली पढ़ लेती, अच्छा 2000 एप्लीकेशंस उसमें से 1200 कॉमर्स में से इतना बॉयज इतना गर्ल्स में इतनी साइंस इतनी अदर्स। अब ये मेरे लिए बहुत सिंपल होता है कि मेरे को बस एक बार ऊपर से नज़र मारनी है। बट जब मैं पूरे टेक्स्ट को पढ़ती हूँ तो मुझे पूरे टेक्स्ट को रीड आउट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। सो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसकी लिमिटेशन क्या होती है? वन हैज़ टू गो थ्रू द कंप्लीट टेक्स्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंशन। द गिवन टेक्स्ट विल बी मोर क्लियर व्हेन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टैब्यूलेशन। अब हम पढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ टैब्यूलेशन क्या होता है। सो टैब्यूलेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। इट इज व्हाट? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा in rows and columns. So it's a very organized way of presentation of the numerical data. So it is what? It is a systematic presentation of the numerical data in the form of rows and columns. Such presentation facilitates comparison by bringing related information close to each other and help in further statistical analysis and interpretation. इस tabulation से क्या होता है कि जो भी similar data होगा, जो भी comparable form में data होगा, we bring that data close enough so that we could make an analysis out of it, we could interpret the data. Okay, so what is tabulation? It is basically the systematic presentation of the numerical data in the form of rows and कॉलम्स। ओके, सो ये आपका टैब्यूलेशन है। एक बार मैं आपको लास्ट पेज फिर से दिखा देती हूँ कि अगर आपका कुछ मिस आउट हो गया हो तो आप प्लीज वहीं पॉज करना और नोट कर लेना। सो आई एम अज्यूमिंग आप लोग साथ साथ अपनी नोट्स की नोटबुक बना रहे होंगे। मैं चाहे तो आपको ये क्लास में भी लिखवा सकती थी अपने साथ साथ, बट देन आपकी क्लासेस इतनी लंबी हो जाती, एक एक चैप्टर इतना ज़्यादा हो जाता कि आप उसको देखते भी नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स करवा रही हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करो, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक्स में जॉट डाउन कर लो। एंड मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं इन नोट्स बनाने में, बिकॉज एग्जाम्स में भी आपकी स्पीड आपका बहुत बड़ा फैक्टर होगी। यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव अ गुड राइटिंग स्पीड, वरना आपका पेपर जो है वो छूट जाएगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर, अकाउंट्स का पेपर, बिजनेस स्टडीज, ये सब बहुत ही लेंथी पेपर होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड राइटिंग स्पीड ताकि आप पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाओ। ओके, तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट आप इसको पॉज करिएगा और लिख लीजिए। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टैब्यूलेशन क्या है। टैब्यूलेशन का पर्पस क्या होता है, हम क्यों टैब्यूलेट करते हैं डेटा। हम डेटा जैसे आ रहा है उसको वैसी फॉर्म में पढ़ लेते हैं, हम टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं, बट हमें टैब्यूलेट करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। जो भी हमारा पूरा ओवरऑल डेटा होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सो टैब्यूलेशन एम्स टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डेटा इनटू एन ऑर्डरली मैनर। ये अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो, ये आ रहा है।
सो इट इज़ बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन दी ऑर्डरली मैनर, कि आपका बहुत ह्यूमंगस बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको आप ऑर्डरली मैनर में टैबुलेट कर देते हैं ताकि इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. सेकेंड, टू इकोनॉमाइज द स्पेस. इकोनॉमाइज द स्पेस मतलब कि आपकी पूरी वो ज़्यादा स्पेस का कवरेज नहीं ले. सो टैबुलेशन एम्स टू सेव द स्पेस बाय कंडेंसिंग द डेटा in a meaningful form without sacrificing the quantity and the quality of data. To economize space मतलब क्या होता है, आप इसको economize की जगह substitute कर सकते हैं to reduce the space covered. Okay? अगर आपको इकोनॉमाइज वर्ड जो है वो याद ना रहे या आपको डिफिकल्टी हो रही है याद करने में, सो इसका मतलब यही होता है टू रिड्यूस डाउन द स्पेस दैट इज टेकन. सो टैबुलेशन एम्स टू सेव द सेफ स्पेस बाय कंडेंसिंग द डेटा, कि जो डेटा आपका प्रॉबेबली 3 पेजेस में आ रहा हो उसको आप 1 पेज के टेबल में कंडेंस कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं, और आपके बाकी की जो स्पेस है वो बच जाती है. Third, to facilitate comparison. So it aims to facilitate a quick comparison among various observation. हमने ये अभी पहले भी पढ़ा कि ये सारे सिमिलर डेटा को एक साथ ले आता है. तो जब ये सिमिलर डेटा को एक साथ ले आता है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है पूरे डेटा को कंपेयर करना, उसको एनालाइज करना और उसको अंडरस्टैंड करना. आई होप आपको ये समझ आ रहा हो. ये बहुत ईजी पार्ट्स है. दिस इज जस्ट द बेसिक. हम बेसिक इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें चैप्टर का मीनिंग तो समझ आए. ऐसा ना हो कि हम बस चैप्टर पढ़ ही जा रहे हैं एंड वी डोंट नो व्हाट वी आर स्टडिंग इट फॉर. ओके, सो फोर्थ पॉइंट, टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. सो हमने ये ऑलरेडी कवर करा कि डेटा आप इजी फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं ताकि आप उसका एनालिसिस इजीली कर सकें. So the aim is to facilitate statistical analysis as it is a phase between the classification and the presentation of data. Then moving forward, to provide reference. So tabulation aims to provide reference for further studies as data arranged in tables with title and table numbers can be easily identified and used. So जब आप tables को बनाते हैं, उनको numbering देते हैं, तो अगर आगे भी आप वही table कहीं use करना चाहते हैं तो आप लिख देते हैं text के आगे refer table number सपोज 5.1 और 1.2. सो इट मेक्स एन ईजी रेफरेंस कि वही एक टेबल आपकी प्रॉबेबली 10 जगह यूज हो रहा है. तो आप हर जगह जहां वो टेबल यूज हो रहा है, जहां से उसका एनालिसिस लिया जा सकता है, आप वो 10 जगहों पे उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि रेफर टेबल नंबर सपोज 10.1 और वॉट एवर द टेबल नंबर इज. ओके, सो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इन्हें प्लीज एक बार फिर से देखिए. Very simple. First one, to simplify the complex data. Second one, to economize the space. Third one, to facilitate comparison. Then to facilitate statistical analysis. And then to provide reference. Okay. So now we move on to our next topic, which basically talks about what are the requisites and the essentials of a good table. कि एक अच्छा टेबल कौन सा कहलाता है, कि आप कोई भी टेबल बना सकते हैं. हर इंसान अलग तरीके से एक टेबल बना सकता है. यू कांट क्रिटिसाइज वन टेबल एंड यू कांट से कि अच्छा ये गलत है ये सही है. बट हमेशा एक टेबल का क्लासिफिकेशन हो सकता है वेदर द टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज गुड, इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड और नॉट. So tabulation is a highly specialized job. It requires thorough knowledge of statistical methods, skills and common sense. कि आपको ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं एक टेबल बनाने के लिए. यू कैन नॉट मेक द टेबल haphazard, यू कैन नॉट मेक द टेबल सच दैट द यूजर इज नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड कि आप टेबल से क्या बोलना चाहते हैं. तो आपको टेबल बहुत ही सोच समझ के ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा अच्छा रोज के क्या नाम दूं, कॉलम्स के क्या नाम दूं, वेदर जो मैंने कॉलम्स के नाम दिए हैं वो कॉलम्स में ही आने चाहिए या वो रोज में आएंगे तो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करेंगे हम. तो ये सारी फैक्टर्स आपको इनटू कंसिडरेशन लेने पड़ेंगे. सो अ गुड टेबल मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. सबसे पहले तो एक अच्छे टेबल को टाइटल देना बहुत ज़रूरी है. अनटिल एंड अनलेस उसे टाइटल नहीं दिया होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो टेबल क्या बात कर रहा है. सपोज अगर आपको आपका नाम ही नहीं दिया जाता तो आपकी आइडेंटिटी कहाँ से आती. उसी तरह एक टेबल को अगर उसका नाम नहीं दिया जाएगा तो उस टेबल की आइडेंटिटी ही नहीं आएगी. सो द फर्स्ट वन बीइंग टाइटल.
So there must be a title at the top of the table. The title must be very appealing and attractive. कि you have to ensure that the title of the table is appropriate, and apart from being appropriate, it is attractive and appealing, so that the table gets the attention of the user. कि जो यूजर है वो टेबल को रेफर करे एनालाइज करने के लिए और स्टडी करने के लिए. सो पहला क्या हो गया, टाइटल. देन यू हैव मैनेजेबल साइज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना बड़ा टेबल बना दिए कि किसी को समझ में ही ना आए, कि वो पहली रो पढ़े और जब वो 11th रो पढ़े तो वो बिल्कुल सारा कनेक्शन ही लूज आउट कर जाए. सो इट शुड बी अ मैनेजेबल साइज. यू शुड लिमिट योर रोज एंड कॉलम्स एंड यू शुड ट्राई टू मेक द डेटा एज कंडेंस एज possible. So the table should neither be too big nor be too small. यानी ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए. The size of the table should be according to its objective and the characteristic of data. आपको देखना पड़ेगा कि टेबल का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या पोर्ट्रे करना चाहता है, एंड उस हिसाब से आपको उसका साइज डिसाइड करना पड़ेगा. Third one, it should be attractive. A table should have an attractive get-up which is appealing in the eyes and in the mind of the reader, so that it is able to grasp without any strain. You should make sure that there are appropriate spaces. It should not be very clumsy. आपके rows और आपके columns probably अलग color के हों, ताकि जो उसको पढ़ रहा है वो बहुत ही easily उसके through जा सके, ना कि उसके दिमाग पे एक strain हो, एक stress हो कि अरे इस table में है क्या, कहना क्या चाह रहा है टेबल, वाई इज इट सो क्लमजी, वाई देयर इज सो मच डेटा इन द टेबल. नहीं, आपको मेक श्योर करना है दैट द टेबल इज अट्रैक्टिव, द गेट अप ऑफ द टेबल इज अट्रैक्टिव एंड इट इज स्पेशियस इनफ. Then it suit the purpose. So the table should be according to the object of the statistical investigation. So you should make sure that the table is as per the objective. जो भी आपका objective आप solve करना चाहते हैं, जो भी statistical analysis करना चाहते हैं आप उस table से, तो वो table उस statistical analysis को बहुत easily explain कर सके. So first one हमने क्या पढ़ा था, title. Then हमने पढ़ा it should be of manageable size. Then we read that it should be attractive, and the fourth one we read it should suit all purpose. तो हम आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिर से ये पेज दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपका कुछ मिस हुआ है कहीं पे तो वो आप पॉज करके देख लो. So this is the first point, title. Second point, manageable size. Third one, it should be attractive. And the fourth one, it should suit the purpose of the statistical investigation. Okay, so अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें. Then we are talking about that the table should be simple. Okay, so the table, ये हम requisites ही यानी हम good table के characteristics ही पढ़ रहे हैं. हम fifth characteristic पे आ गए हैं जो बात करता है simplicity. The table should be simple and compact so that it is already comprehensible. कि टेबल सिंपल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ताकि वो ऑलरेडी जैसा बना हुआ है उसको इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ. ओके, सो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है लर्न करने में, आपको नहीं लर्न हो रहा है, सो दैट इट इज ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल कर दो आप इसको. ओके, सो अगर आपको कोई वर्ड्स टफ लगते हैं, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड आपसे नहीं लर्न हो पा रहा, सो प्रॉबेबली आप गूगल कर लीजिए उसके सिनोनिम्स, या आप डिक्शनरी खोल के सेम मीनिंग देख लीजिए एंड उस वर्ड को सेम मीनिंग से सब्सटीट्यूट कर दीजिए. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपका पूरा सेंटेंस जो है बस वो उस तरीके से आना चाहिए जिस तरीके से हम चाहते हैं वो आए. ओके, next, comparison of data. So the data which are to be compared should be placed closely in the columns. यानी जो भी data आप compare करना चाहते हैं उनको आसपास रखिएगा. Then clarity. A table should be prepared that even a layman can draw inference from it. तो अगर आपका टेबल ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को नॉलेज भी नहीं है इस फील्ड के बारे में, वो जानता ही नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट जैसे ही वो आपका टेबल देखे वो एक एनालिसिस ड्रॉ कर पाए, उसको एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी हो जाए कि आप इस टेबल में क्या बात करना चाह रहे हैं एंड आपका डेटा एग्जैक्टली किसके रिगार्डिंग है. सो द टेबल शुड बी क्लियर. देन कॉलम्स एंड रोज.
कॉलम्स एंड रोज शुड बी नंबर्ड फॉर रेफरेंस। आप हर एक कॉलम रोज को नंबरिंग दे सकते हैं, अल्फाबेट्स दे सकते हैं, ताकि अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलम को दिखाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलम को रेफर करना चाहते हैं, तो आप वो नंबर को या वो अल्फाबेट को रेफर करके उस कॉलम को रेफर कर सकते हैं। यानी आप वो नंबर लिखिए कि सपोज द पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश इज शोन इन कॉलम नंबर 6. So you only refer the column number 6. You don't have to refer the entire table to find where is the population of Madhya Pradesh. Okay. Then 9th, units. The unit designation should be given at the top of the table below the title, like prices in rupees, weights in kg. जो भी यूनिट में आपके नंबर्स मेजर हो रहे हैं, कि अगर वो केजीज में है, इन रुपीज़ में है, इन लैक्स में है, या इन सेंटीमीटर्स में अगर कुछ आप दे रहे हैं, तो वो यूनिट जो है वो टेबल के टॉप पे ही लिखे जाने चाहिए। बिकॉज आप टेबल में कभी भी नहीं लिखते कि अच्छा, अगर आप सपोज एक टेबल बनाते हैं, सो इफ यू आर मेकिंग अ टेबल, say this table is showing the height of the students, Ram, Sita, or some other students. So you will never write 70 centimeter, like 170 centimeter, 159 centimeter. ये जो सेंटीमीटर आएगा ये टेबल के टॉप पे ही आ जाएगा जब आप टाइटल के बाद लिखेंगे that this table is in सेंटीमीटर्स। ओके, ये कभी भी आपके रोज और कॉलम्स के बीच में नहीं आएंगी यूनिट्स हमेशा टॉप ऑफ द टेबल पे ही आप दिखाएंगे। ओके, तो हम 9th पे थे, यूनिट्स। नेक्स्ट, suitably approximated. So the figures are large, they should be suitably approximated or rounded off. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका कोई फिगर है वो डेसिमल के बाद 8 डिजिट्स तक जा रहा है तो आप पूरा 8 डिजिट लिखेंगे, नहीं, इट शुड बी suitably rounded off, मैक्सिमम अप टू 2 डिजिट्स। तो आप उसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दीजिए, मैक्सिमम 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दीजिए, बट ऐसा ना करिएगा कि डेसिमल के बाद आपके 8 डिजिट्स चल रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू suitably round it off. Next, scientifically prepared. So the table should be prepared in a systematic and logical manner. It should be free from all sorts of overlapping and unambiguous things. So the table should be scientifically prepared. You should make sure that there are no duplications or there is no overlapping or there is nothing, the data is not ambiguous. Ambiguous matlab confusing. So it should be free from all sort of overlapping and अगर आपको एम्बिगुअस नहीं याद आ रहा तो आप कर दीजिए इसको कंफ्यूजन्स। ओके, सो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे टेबल के, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। ओके, क्योंकि आपको जनरली इन टॉपिक्स में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, अगर पूछे भी जाएंगे वो टेबल के पार्ट्स के बारे में शायद आपसे पूछ लेंगे और फिर उसके बाद वो आपको एक टेबल बनाने को दे सकते हैं। So next we are going to come to the main topic of this chapter, which is the parts of the table. कि एक टेबल के कौन से parts होते हैं। So to construct a table, it is important to understand the parts of the table. कि जब भी आप एक टेबल बनाएंगे आप make sure करेंगे कि ये सारे parts उस टेबल में इंक्लूड हो रहे हैं। अगर टेबल में वो पार्ट्स नहीं इंक्लूड होंगे तो आपको ये मार्क्स वहीं पे कट हो जाएंगे। So to construct a table, it is important to understand that the parts of the table, when all these parts of the table are put together in a systematic order, it forms a table. जब ये सारे के सारे parts एक साथ collate कर दिए जाते हैं तो वो एक table बना देते हैं। So a good table should essentially have the following parts. पहला, टेबल का नंबर होना चाहिए। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि टेबल का नंबर होना इम्पॉर्टेंट है ताकि अगर हम उसकी आगे कहीं पे रेफरेंस दे रहे हैं तो वो बहुत ही इजीली हम दे पाएँ। तो आप एक सेकंड पहले इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द इंट्रोडक्शन। सो आइए टेबल नंबर। So each table should be measured for easy identification and for the reference. ये हमने कवर कर लिया है कि टेबल की आइडेंटिटी उसका नंबर हो जाती है। When there are many tables, then these tables should be numbered in a logical sequence. So अगर आपके एक ही टॉपिक में, एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही 10 टेबल्स हैं
So you should make sure that these are numbered sequentially and logically, कि आपका पहला टेबल 10.1 हो, दूसरा 10.2 हो, तीसरा 10.3 हो. ऐसे मत करना कि आपका पहला टेबल 10.1 है, दूसरे टेबल को आप टेबल ए नाम दे दो, थर्ड टेबल को टेबल बी नाम दे दो. नहीं, you should always make sure if there are a number of tables, then these are all numbered logically and sequentially. So the table number may be given on the top of the table at the beginning of the title of the table. जैसे कोई भी टेबल को आप रीड कर सकते हो as table 5.1. So it basically means that it is the first table of the 5th chapter. 5 मतलब कि हमारा जो मेन चैप्टर हो गया या मेन टॉपिक हो गया, और उस चैप्टर या मेन टॉपिक का सबसे पहला टेबल हो गया 0.1. ओके, सो ये हमने टेबल नंबर पढ़ा. तो एक बार देख लेते हैं अपने डायग्राम में कि ये टेबल नंबर कहाँ प्लेस होएगा. सो जैसे ये मेरा फॉर्मेट ऑफ अ टेबल मैंने एक आपको दिया है, तो टेबल नंबर सबसे ऊपर प्लेस होएगा. अगर मेरे को यहाँ करना है तो मैं यहाँ लिखूंगी 5.1. सो इट इज प्लेस बिफोर द टाइटल. ओके, देन कम्स द सेकेंड पॉइंट विच इज द टाइटल. तो सबसे पहले आप टेबल नंबर प्लेस करेंगे, उसके बाद टाइटल प्लेस करेंगे. अ suitable title should accompany every table. Title is a brief explanation of what the content of the table is. It basically gives you a brief about what the table is saying, what the table is all about. So the title should be clear, self-explanatory, free from ambiguity. It should be brief and placed in prominent प्लेस. प्रोमिनेंट प्लेस मतलब बहुत ही हाईलाइटिंग प्लेस पे, कि टेबल के ऊपर ही उसका टाइटल प्लेस करोगे तभी वो विजिबल होगा. द टाइटल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. उसमें समझाने की किसी को कोई ज़रूरत ना पड़े, उसमें कोई कन्फ्यूजन्स ना हो, और बहुत ही कंसाइज हो. ऐसा ना हो कि आपका एक पैराग्राफ का टाइटल है. नहीं, अ टाइटल शुड बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑफ 1 line. So the content of the title should contain the following information. कि title की information जो होनी चाहिए वो किस किस के regarding होनी चाहिए. The nature of data, that is the criteria of classification. The subject matter, कि क्या टेबल बात कर रहा है. Place to which the data relates, कि सपोज आप लिखना चाहते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो आप उसमें आपने पॉपुलेशन यानी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्लेस मतलब इंडिया हो गया. टाइम टू विच द डेटा रिलेट्स, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2018 और 19, तो हमने टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया. सोर्स ऑफ डेटा भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ब्रैकेट्स में. एंड रेफरेंस ऑफ डेटा इफ अवेलेबल, कि अगर आपके पास अवेलेबल होगा, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2019 फ्रॉम द सेंसस, टेकन फ्रॉम द सेंसस और टेकन फ्रॉम whatever source or magazine you have, if that is available and you want to give it, so you give it in the title. Okay, so title of the data आपका कहाँ आता है, आपके टेबल नंबर के बाद आपका टाइटल आएगा. ये फॉर्मेट में टेबल का आपको दिखाऊंगी एक ही बार. उसके बाद हमारा आएगा कैप्शन या कॉलम हेडिंग. सो एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम, ये आपने ऊपर वाला पार्ट नोट कर लिया, ये हमारा लास्ट टाइटल का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है. एक बार आप टाइटल फिर से देख लीजिए. सो ये हमने यहाँ टाइटल करा था, उसी का कंटिन्यूएशन आपके ये पॉइंट्स हैं. उसके बाद हमारा थर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है कैप्शन और द कॉलम हेडिंग. सो एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम इन अ टेबल, अ कॉलम डेजिग्नेशन इज गिवन टू एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ द कॉलम. दिस इज कॉल्ड द कैप्शन और द कॉलम हेडिंग, कि हमारा जो कॉलम है वो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द कैप्शन, उसका मतलब क्या है. ओके, सो जैसे अगर आपका एक कॉलम है, उसके आगे सब कॉलम्स हैं, तो जो सबसे ऊपर कॉलम का आपने नाम दिया, कॉलम की हेडिंग दी, उसे कहते हैं कैप्शन. नेक्स्ट आता है हमारा, सो कैप्शन रेफर्स टू द हेडिंग और द डेजिग्नेशन ऑफ द वर्टिकल कॉलम. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टब्स एंड रो और रो हेडिंग. सो लाइक अ कैप्शन और अ कॉलम हेडिंग, ईच रो ऑफ द टेबल हैज टू बी गिवन अ हेडिंग. सो जैसे हमने अपने कॉलम की हेडिंग दी और उसको हम बोलते हैं कैप्शन, इसी तरह रो की हेडिंग्स को हम बोलते हैं स्टब्स. So stub refer to the heading of the horizontal rows. A brief description of the row heading may also be given at the left hand corner top of the table. तो आइए पहले हम देखते हैं कि कैप्शन और स्टब्स होते कौन से हैं. So जब आप एक कॉलम डिजाइन करते हैं,
सो कॉलम के जो सबसे ऊपर हेडिंग देंगे आप, उसे बोलेंगे आप कैप्शन। सो जो सबसे ऊपर हेड आएगा, जो मेन हेड आएगा कॉलम का, जो कॉलम का डिस्क्रिप्शन होएगा, वो क्या कहलाता है? कैप्शन। उसके हिसाब से आप जब रोज को हेडिंग देंगे, सो रो हेडिंग जो होएगी आपकी, वो होएगी ये जो हेडिंग है, और ये आपकी सब रोज हैं या सब एंट्रीज हैं, इसे बोलते हैं स्टब्स। सो जब भी किसी रो को आपने डिस्क्राइब करना हो, डिफाइन करना हो, तो उसे बोलते हैं स्टब्स। तो जो कैप्शन होगा, इट इज बेसिकली गिविंग द वर्टिकल डेटा कि इन कॉलम्स में क्या क्या कंटेंट है। सो दिस इज वर्टिकल डिस्क्रिप्शन। एंड जो आपकी रोज होंगी, दे गिव हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिप्शन कि ये जो आपका कंटेंट आएगा रो वाइज, ये क्या कहलाएगा। सो दिस इज स्टब्स एंड दिस इज कैप्शन। तो अभी मैं आगे जाके एक टेबल भी लूंगी और उसमें भी आपको दिखाऊंगी कि स्टब्स और कैप्शन हमारे कौन कौन से हैं। तो अभी आपको क्लैरिटी हो गई कि कैप्शन मतलब माय कॉलम हेडिंग एंड स्टब्स मतलब माय रो हेडिंग। सो स्टब्स बेसिकली हॉरिजॉन्टल डेटा को समझाते हैं और कैप्शन हमारे वर्टिकल डेटा को समझाते हैं। ओके, so stubs refer to the heading of the horizontal row, a brief description of the row heading. उसके बाद आते हैं body of the table. This is the most important part of the table as it contains the data. Location of any one figure or data in the table is fixed, okay, and determined by the rows and columns of the table. The arrangement of the numerical data in the main body is done from the top to bottom in the columns and from left to right in the रोज। तो जब भी आपका डेटा अरेंज होगा तो कॉलम में टॉप टू बॉटम आप करेंगे और रोज में लेफ्ट टू राइट करेंगे। आप बॉटम टू टॉप नहीं करेंगे, आप राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे। सो इट शुड ऑलवेज बी टॉप टू बॉटम व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन अ कॉलम एंड व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन अ रो फ्रॉम left to right. Okay, so the size and the shape of the main body should be planned in view of the nature of figures, कि जिस हिसाब से आपका डेटा है, जिस हिसाब से आपकी फिगर्स हैं, उसके हिसाब से आपका पूरा साइज ऑफ द बॉडी जो है, साइज ऑफ द टेबल जो है, वो डिफाइन होएगा। So the objective of investigation, one should be careful so that the irrelevant data does not find a place in the table. So body मतलब आपका जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी आपका डेटा होगा, जो इनको फुलफिल करेगा, वो यहाँ पे बॉडी ऑफ द टेबल कहलाता है। यानी आपका जो मेन डेटा है, जिसको आपके रोज और कॉलम्स डिफाइन कर रहे हैं, सो दैट इज द बॉडी ऑफ द टेबल। ओके, तो हम आगे एक दो और चीज़ें रह गई हैं इसमें, वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक टेबल को स्टडी कर लेंगे। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब the unit of measurement in figures in the data should always be stated along with the title if the unit does not change throughout the data. मतलब हमने जो पहले भी पढ़ा था कि अगर हम हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखना चाह रहे हैं तो हम रोज और कॉलम्स में ही उसके आगे सेंटीमीटर्स या कुछ नहीं लिखेंगे, हम टेबल के ऊपर डिफाइन कर देंगे इन सेंटीमीटर्स या इन केजीज या इन 1000, जो भी हमारी फिगर्स होगी वो हम टेबल के ऊपर ही टाइटल के अलोंग ही रिफ्लेक्ट कर देंगे, अगर ये जो ओवरऑल मेजरमेंट इन द टेबल है ये सेम यूनिट में होगी तो। ओके, so however if there are different units for rows and columns then the unit must be stated along with the stubs and the caption. अगर आपके जो रोज हैं और आपका कॉलम जो है, कॉलम और रोज जो है, इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है, कि अगर आपके कॉलम्स जो है वो डिफाइन करते हैं वेट ऑफ द स्टूडेंट्स और रोज जो है वो डिफाइन करती है हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, तो ये डेटा जो है, जो स्टब है उसके साथ लिख देंगे इन सेंटीमीटर्स और जो कॉलम है उसके साथ लिख देंगे इन केजीज। ओके, तो हम स्टब्स और कैप्शंस के साथ उनके यूनिट लिखेंगे अगर मेरे कॉलम्स और रोज के यूनिट्स डिफर करते हैं। अगर वो सेम है तो हम टेबल के ऊपर ही टाइटल के अलोंग लिख देंगे। ओके, गॉट इट? सो दिस वाज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देन वी हैव हेड नोट। सो हेड नोट क्या होता है? In case the table title fails to convey the complete information, a head note is also given in the small bracket in prominent words just below the main title. The head note is inserted to convey all the relevant information about the data. कि जो भी डेटा की relevant information है वो हमारी किससे आती है? हेड नोट से। अगर टाइटल नहीं उसको easily define कर पाएगा तो आप हेड नोट इंसर्ट करेंगे just below the title.
Okay, so like we have table number, we have title, then we have head note. This is if you require it. This is not a compulsory element. Okay. Then you have stub, row heading, then stub entries. टोटल हो गया यहाँ कॉलम्स का, टोटल हो गया यहाँ पे रोज का, क्योंकि आप कॉलम्स का टोटल ऊपर से नीचे करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा. ओके, ये कॉलम का टोटल आएगा, और रोज का टोटल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये रोज का टोटल आएगा. गॉट इट? तो आप एक बार ये टेबल को अपने नोटबुक्स में प्लीज लिख लीजिए. एक सेकेंड. तो आप इसको पहले लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में, बना लीजिए साथ साथ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए. सो फर्स्ट यू राइट द फॉर्मेट ऑफ द टेबल, देन आपका टेबल नंबर आएगा, टाइटल आएगा, हेड नोट आएगा. उसके बाद आप एक टेबल बनाओ. सो टेबल बनाने के बाद सबसे पहले आपका कैप्शन यानी कॉलम हेडिंग आएगी. उसके अंडर हमारा सब हेड्स आ रहे हैं 2, और सब हेड्स के एक सब हेड के अंदर 2 कॉलम हेड आ रहे हैं. ठीक है. उसके बाद आपकी स्टब्स आ रही हैं, दैट इज रो हेडिंग. रो हेडिंग के अंदर आपकी सब एंट्रीज आके टोटल आ रहा है. याद रखना ये टोटल रोज का नहीं है, ये टोटल कॉलम्स का है. ओके. और आपका रोज का टोटल इधर आएगा. दिस इज द टोटल ऑफ द रोज. ओके. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में. इसके बाद हमारे लास्ट 2 कंपोनेंट्स जो रह गए, पहला रह गया सोर्स नोट और उसके बाद फुट नोट. सो सोर्स नोट रेफर्स टू द सोर्स फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज टेकन. सोर्स नोट इज गिवन इन केस ऑफ सेकेंडरी डेटा, कि अगर आपने डेटा कहीं से पिक किया, डेटा को कहीं से उठाया है, तो वो आपके सोर्स नोट में आ जाएगा. आप टेबल के नीचे उसका सोर्स लिख देंगे. सो इट कंटेन्स द नेम ऑफ द बुक, द पेज नंबर, द टेबल नंबर फ्रॉम विच द डेटा इज टेकन. इफ देयर आर मोर देन 1 सोर्सेज देन ऑल द सोर्सेज आर टू बी रिटन. तो जहाँ जहाँ से आपने ये डेटा उठाया, जहाँ जहाँ से आपने ये डेटा कोलेट करा, वो सोर्सेज आप लिख देंगे. सो दिस इज बेसिकली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डेटा. जहाँ सेकेंडरी डेटा है वो पिक किया गया है, वहाँ सोर्स नोट आपका आएगा ही आएगा. यहाँ सोर्स नोट के यहाँ मैंने एक स्टार मार्क करके नीचे पॉइंट लिखा है, तो आप चाहे तो सोर्स नोट के कंटिन्यूएशन में ही ये लिख लीजिए. सो सोर्स नोट इज इम्पॉर्टेंट फॉर 3 reasons. It gives the credit to the source from which the data is collected, कि जहाँ से मेरा डेटा कलेक्ट हुआ है वो सोर्स को मैंने क्रेडिट दिया है, कि आई हैव बेसिकली गिवन एन एक्नॉलेजमेंट टू द सोर्स. सो इट प्रोवाइड्स रेफरेंस टू द सोर्स मटेरियल विच मे बी मोर कंप्लीट, कि अगर किसी को हमारे डेटा से नहीं समझ में आ रहा तो वो उस ओरिजिनल सोर्स को रेफर कर सके, जो कि ज़्यादा कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में होगा. ओके. सो ये आप पहले नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो सोर्स नोट ऊपर आपने नोट किया, ये उसी के नीचे जो आगे के 3 पॉइंट्स में आपको अभी करा रही हूँ वही उसी के नीचे लिखिएगा. ठीक है. ये सोर्स नोट हुआ. ये आपका वाई इज सोर्स इम्पॉर्टेंट, कि आप सोर्स नोट क्यों लिखना चाहते हैं. उसके बाद आपका एक थर्ड पॉइंट और है इसमें, इट प्रोवाइड्स सम आइडिया ऑफ रिलायबिलिटी, कि आपका डेटा रिलायबल है, आपने रिलायबल सोर्स से लिया है, ये उसकी अश्योरेंस देता है. ओके. सो दिस वाज योर थर्ड पॉइंट ऑफ सोर्स नोट. सो द लास्ट कंपोनेंट दैट इज द फुट नोट. सो फुटनोट क्या होता है? इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल. फुटनोट एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द डेटा कंटेंट ऑफ द टेबल विच इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपके टेबल में कुछ ऐसा डेटा है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, तो आप उसके लिए एक फुटनोट देते हैं, और फुटनोट में ही आप नीचे उसको और थोड़ा इलैबोरेटेड फॉर्म में लिख देते हैं. एंड हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर. जो सिंबल्स इसके लिए यूज़ होते हैं, आप प्रॉबेबली स्टार मार्क कर सकते हैं, @ मार्क कर सकते हैं, अल्फा मार्क कर सकते हैं, वो आप पे है कि आप कौन सा सिंबल मार्क करें. बट मेक श्योर जो सिंबल ऊपर मार्क कर रहे हैं वही सिंबल नीचे मार्क कर रहे हैं. अब जैसे यहाँ पे मेरा कंटेंट रह गया था, तो मैंने यहाँ पे ये सिंबल ड्रॉ किया और फिर नीचे सेम सिंबल ड्रॉ किया. सो दिस मतलब कि ये इसका कंटिन्यूएशन है. सो फुटनोट्स आर जनरली यूज फॉर द फॉलोइंग रीजंस. पहला, to point out any exception to the data. Second, in any special circumstances affecting the data. And third, to clarify anything in the data.
तो ये आपके फुट नोट के रीजंस हैं। तो आपने ये नोट कर लिया है। फिर हम उसके बाद एक टेबल देख लेते हैं फटाफट और सारे कंपोनेंट्स उस टेबल में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो आइए, ये एक टेबल है। So these are the parts of a table which we have taken. So table में सबसे पहले क्या आ रहा है, उसका नंबर. So first thing is table number. Then second क्या आ रहा है, उसका title which is basically literacy in Bihar by sex and location, कि gender और location के हिसाब से क्या literacy rates हैं. उसके बाद हमने देखा है units यानी percentage. So basically we write the table number, then we write the title, then we are giving a head note, ताकि अगर आपका टाइटल में क्लियर नहीं है कि ये परसेंटेज में है या नंबर्स में है तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपका जो टेबल है ये आपका टेबल है, जो ब्लैक में है वो टेबल है, जो रेड में है वो मैंने उसके कंपोनेंट्स और पार्ट्स लिखे हैं। तो आप एक एक करके नोट करना, ये पहली 3 चीज़ें नोट करो, उसके बाद फिर आप ये टेबल बनाओ। तो अब जो हमारी लोकेशन है, सो लोकेशन के 2 कॉलम्स हैं, उसमें पहला आ रहा है रूरल, दूसरा आ रहा है अर्बन। सो लोकेशन जो आपका मेन हेडिंग है वो आपका कैप्शन हो गया। सो कॉलम की मेन हेडिंग दैट इज लोकेशन इज योर कैप्शन। उसके बाद जो रूरल और अर्बन आ रहा है ये सब कॉलम्स हैं, ठीक है। सो पहला ये कॉलम हेडिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका है दैट इज द सेक्स, दैट इज द जेंडर, दिस इज द रो हेडिंग। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्टब। उसके बाद आपका जो मेल और फीमेल है ये आपकी रो एंट्रीज हो गई, यानी जो आपके सब हेडिंग्स हो गई। ये आपका टेबल का बॉडी हो गया। उसके बाद ये जो टोटल है ये रो का टोटल है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये परसेंटेज इसकी टोटल होगी, ये फीमेल की होगी, और ये जो टोटल है ये कॉलम का टोटल है। ओके, सो ये टोटल इसीलिए आपके मैच नहीं कर रहे बिकॉज दीज आर परसेंटेजेस, और हमने नीचे नोट भी दिया है कि दीज आर प्रोविजनल पॉपुलेशन। उसके बाद आपने ये नोट कर लिया। फिर आपका आता है सोर्स नोट। सोर्स नोट मतलब कि ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया है सेंसस ऑफ इंडिया 2011। दिस इज प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स। ओके, सो वी हैव गिवन एन एक्नॉलेजमेंट टू द सोर्स ऑल्सो। उसके बाद नोट यानी फुट नोट आपका, दैट द फिगर्स आर राउंडेड ऑफ टू द 2 डिजिट डेसिमल्स। ओके, सो दिस इज फुट नोट कि अगर आपके ऊपर टेबल में कुछ क्लैरिफिकेशन रह गया है तो वो आपने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। So basically this table has 3 rows and 3 columns. It is called a 3x3 table. तो एक बार आप ये टेबल फिर से देख लो ताकि आप इसे नोट कर सको। जो रेड है वो उसके पार्ट्स को हमने डिफाइन किया है, और जो ब्लैक है वो हमारा टेबल है। तो आप भी 2 कलर्स यूज कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये पार्ट्स ऑफ द टेबल कर लिया है, इसका जो हमारा सारा थियोरेटिकल था वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम टेबल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आज की क्लास के लिए इतना। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।